हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी जो है हिंदी साहित्य का इतिहास प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल कर चुके हैं। आधुनिक काल में भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग कंप्लीट हो चुका है। छायावाद युग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? छायावाद युग। ठीक है। और छायावाद युग में भी हम लोगों ने 62 प्रश्नों को कर लिया है। प्रश्न संख्या 62 है ना, 62 प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है। देखते हैं 60 से। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है ना, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो 4 स्तंभों में जो है आते हैं छायावाद के, और ये छायावाद के में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। आगे छायावाद में इनका महत्वपूर्ण योगदान है और इनकी रचनाओं को हम लोगों ने देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है। फिर से एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो महाप्राण निराला, सभी जानते हैं। राइट आंसर भी हो जाएगा। डिटेल पढ़ लेते हैं, ये सब पढ़ा हुआ है। फिर भी हिंदी साहित्य में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए प्रयुक्त होता है। निराला जी ने स्वच्छंदतावादी विचारधारा के साथ बड़ी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं चतुरी चमार और बिल्लेसुर बकरिया आदि प्रस्तुत की है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, निराला जी ने अपनी विवाहिता पुत्री के निधन से विक्षुब्ध होकर के सरोज स्मृत की रचना की। किसकी रचना की? सरोज स्मृत की रचना की। ठीक है। निराला जी ने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन भार भी संभाला। उसके बाद मतवाला के संपादक मंडल में भी सम्मिलित हुए। समन्वय और मतवाला किसका है? निराला जी का है। लखनऊ में गंगा पुस्तक माला का संपादन करने के साथ सुधा के संपादकीय लिखने लगे। ठीक है। निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण है, देखते हैं। अनामिका हो गया, परिमल हो गया। अनामिका 33, परिमल 30, गीतिका 36, तुलसीदास 38, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना। ठीक है। परिमल में गीत भी है और मुक्तक छंद भी है। मधुर भाव से अनुप्राणित प्रणय गीत भी है। गीतिका मुख्यतः श्रृंगारिक रचना है। गीतिका इनकी अत्यधिक समर्थ काव्य रचना राम की शक्ति पूजा और शोक गीत सरोज स्मृति है। ठीक है। जो बहुत प्रसिद्ध है वो क्या है? राम की शक्ति पूजा है और सरोज स्मृति है। पंचवटी प्रसंग की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की और पंचवटी नाम से मैथिली शरण गुप्त की भी रचना है। ध्यान देंगे, यहाँ जो पंचवटी प्रसंग है इस काव्य की रचना निराला ने की, त्रिपाठी निराला ने की। और पंचवटी नाम की जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की है। पंचवटी प्रसंग निराला की, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। आगे देखेंगे कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किन की कृतियां हैं? तो ये जो है इनकी है। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी है निराला। तो कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास ये सब किसकी हैं? निराला जी की हैं। किसकी हैं? निराला। ये किस युग के कवि हैं? छायावाद युग के हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता है। अगर पंचवटी पूछ लिया जाए तो पंचवटी अगर पूछ लिया जाए तो मैथिली शरण गुप्त, लेकिन पंचवटी प्रसंग पूछ लिया जाए तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं कौन है। ऑप्शन ए है हमारा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है निराला, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है केशवदास, है ना। तो केशव तो नहीं होंगे, है ना, मैथिली शरण गुप्त नहीं होंगे क्योंकि प्रसंग है। तो जब पंचवटी प्रसंग आ जाए तो वहाँ निराला जी हैं। क्या है? निराला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए है अज्ञे, ऑप्शन बी है निराला, ऑप्शन सी है धूमिल, ऑप्शन डी है सुमन। ऑप्शन डी क्या है? सुमन है ना। तो ये कौन है? प्रश्न में क्या पूछा गया? अनामिका। अनामिका किसकी रचना है? तो अनामिका जो है निराला की रचना है। किसकी रचना है? निराला की रचना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, निराला की रचना है। अनामिका निराला की रचना है। परिमल किस कवि की रचना है? परिमल, अगला प्रश्न देखते हैं। परिमल, परिमल जो है किस कवि की रचना है?
तो जो परिमल है वो परिमल देखते हैं। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। टीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है ये। तो परिमल, गीतिका, अनामिका, है ना, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, ये सब किसकी है? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। ये जो है प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। 65 नंबर का जो प्रश्न है उन्हें पढ़ते हैं। गीतिका के रचनाकार कौन है? तो गीतिका के रचनाकार कौन है? निराला है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करें क्योंकि अभी सभी रचनाओं को हम लोगों ने पढ़ा है। परिमल, गीतिका, अनामिका, है ना, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, ये सब क्या है? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अर्चना, आराधना, ये सब किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। निराला किस युग के कवि हैं? छायावादी युग के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? अब इनकी रचनाओं को हम लोगों ने पढ़ा है, इनमें देख लेंगे। झरना ऑप्शन ए है, परिमल है, गीतिका है, अनामिका। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये क्या है? जयशंकर प्रसाद की है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। प्रश्न संख्या कौन सा पढ़ रहे हैं हम सभी? तो 66 नंबर का प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो झरना किसका है? झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सब किसका है? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। बाकी जो भी रचनाएं हैं ये किसकी हैं? निराला की रचनाएं हैं। अब अगला देखते हैं निराला का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है उड़ीसा में, ऑप्शन सी है बंगाल में, ऑप्शन डी है बिहार में। तो कहाँ हुआ था जो है निराला का जन्म? तो निराला का जो जन्म है वो बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में। निराला कहाँ के थे? बंगाल के थे। बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। स्वच्छंदतावादी विचारधारा के कवि निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को महिषादल राज्य मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था। ये कहाँ है? महिषादल राज्य मेदिनीपुर बंगाल में नामक ग्राम में हुआ था। इनका पैतृक गृह उन्नाव जिले के गढ़ा कोला गांव में है। उन्नाव जिला, है ना। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी तथा पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद प्रयागराज में इनका निधन हो गया। इनका निधन कहाँ हुआ? प्रयागराज में। 1961 को इलाहाबाद, है ना। अब वर्तमान समय में उसका नाम जो है प्रयागराज हो चुका है। ठीक है। तो प्रयागराज में स्वच्छंदतावादी विचारधारा के कवि थे कौन? निराला थे। इनका जो जन्म है वो 21 फरवरी 1896 ईस्वी को महिषादल राज्य मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। अभी प्रश्न में बंगाल ऑप्शन दिया गया था, तो राइट आंसर इसका सी माना जाएगा। ठीक है। पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। इनके पिता का नाम जो है राम सहाय त्रिपाठी तथा पत्नी का नाम मनोहरा देवी। ठीक है। मृत्यु कहाँ हुई? इलाहाबाद में। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? ऑप्शन ए है प्रसाद, ऑप्शन बी है निराला, ऑप्शन सी है दिनकर, ऑप्शन डी है हरिहौद। किसके? साहित्यिक क्षेत्र में। तो साहित्यिक क्षेत्र में किसका हुआ था? निराला जी का ही हुआ था। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इस संबंध में हम पढ़ते हैं। निराला को केवल व्यक्ति के रूप में ही परिस्थितियों का तीव्र विरोध नहीं सहना पड़ा, वरन कवि के रूप में भी उनका प्रबल विरोध हुआ। ठीक है। इसका प्रधान कारण तो उनकी मौलिकता है, जो कवि के दीप्त अहंकार की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। सन 1916 में जूही की कली का प्रकाशन उस युग के साहित्य चेतनाओं के लिए एक चुनौती बनकर सामने आया। उसमें व्यक्त प्रणय केली के चित्र और मुक्त छंद का शक्तिशाली शिल्प दोनों ही तत्कालीन मान्यताओं से मेल नहीं खाते थे, किंतु निराला अपनी धुन के पक्के फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने सबकी उपेक्षा की। उनके काव्य में आरंभ से ही विविधता के दर्शन होते हैं। किसके? निराला के। ठीक है। प्रश्न संख्या 69 है, 69 नंबर पे है। निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? देखते हैं, पंक्तियों को पढ़ते हैं। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम। ठीक है। राम की शक्ति पूजा ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है बादल राग, ऑप्शन सी है पेशोला की प्रतिध्वनि, ऑप्शन डी है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। किसका है? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। तो ये बताना है कि ये पंक्ति जो है किसकी है। तो राम की शक्ति पूजा से है ये पंक्ति किससे संबंधित है? राम की शक्ति पूजा से है।
ये राम की शक्ति पूजा से अवतरित है। इसमें कवि ने राम रावण युद्ध का वर्णन करते हुए धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया है। किसका? धर्म और अधर्म का, अधर्म, धर्म और अधर्म का शाश्वत संघर्ष जो का चित्रण किया है। ठीक है। और राम धर्म के प्रतीक है, सभी जानते हैं राम किसके प्रतीक है? धर्म के प्रतीक है। और रावण जो है क्या है? अधर्म का प्रतीक है ना। रावण अधर्म का प्रतीक है। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई थी? 1936 में। कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। निराला की लंबी कविता, निराला की लंबी कविता में राम की शक्ति पूजा है, सरोज स्मृति है, बादल राग है, तुलसीदास है, कुकुरमुत्ता है। ठीक है। और निराला के उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, उच्च श्रृंखलता, काले कारनामे, पुराण कथा, महाभारत, ये उनके उपन्यास हैं। निराला के कुछ निबंध भी हैं, उन्हें देख लेते हैं। प्रबंध परिचय, प्रबंध प्रतिमा, बंग भाषा का उच्चारण, प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, संघर्ष, ये सभी क्या है? उनके निबंध संग्रह हैं। निराला के अनुवाद हैं आनंदमठ है, विश्व विकर्ष है, और कृष्णकांत काबिल, कृपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राज रानी, देवी चौधरानी, चंद्रशेखर रजनी, श्री रामकृष्ण वचनामृत, भारत के विवेकानंद, ये इंपॉर्टेंट है। राजयोग, चाबुक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाबुक क्या है? निबंधों का संग्रह है। चाबुक किसके? निराला जी का। ठीक है। और निराला के जो अनुवाद है भारत में विवेकानंद। ठीक। इसके बाद देखते हैं निराला की निम्नलिखित कविताओं में कौन सी लंबी कविता नहीं है। अभी लंबी कविताओं को हम लोगों ने देखा। ऑप्शन ए है भिक्षुक, ऑप्शन बी है कुकुरमुत्ता, ऑप्शन सी है सरोज स्मृति, ऑप्शन डी है राम की शक्ति पूजा। तो निराला की लंबी कविताओं में कौन सी नहीं है? तो लंबी कविताओं में कौन थी? राम की शक्ति पूजा थी, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा थी। ठीक है। सरोज स्मृति थी, सरोज स्मृति थी, सरोज स्मृति थी। बादल राग था, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। सरोज स्मृति थी, राम की शक्ति पूजा थी, कुकुरमुत्ता था, भिक्षुक नहीं थी। भिक्षुक किसका है? भिक्षुक जो है नहीं थी। तो कौन सी कविता कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा? भिक्षुक हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। निराला की बादल राग कविता का संबंध है। ऑप्शन ए छायावादी सौंदर्य से, ऑप्शन बी है प्रगतिवादी चेतना से, ऑप्शन सी है प्रयोगवादी चेतना से, ऑप्शन डी है प्रकृति के सौंदर्य से। 71 नंबर का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति के सौंदर्य से। राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। निराला की बादल राग कविता का संबंध प्रकृति के सौंदर्य से है। किससे है? प्रकृति के सौंदर्य से। ठीक है। और 72 नंबर का प्रश्न है, अगला देखते हैं, कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बादल राग, निराला की बादल राग कविता परिमल से अवतरित है। यह अवतरण प्रधान रचना है, यह वातावरण प्रधान रचना है, क्षमा चाहूंगी, वातावरण प्रधान रचना है। कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण किया है। इसमें मुख्यतः ध्वनि, नाद, रूपक के माध्यम से युद्ध और विप्लव का रचनात्मक वातावरण तैयार किया गया है। रचनात्मकता ही उनकी अंतर्दृष्टि है। विधवा, दीन, भिक्षुक में सहने के माध्यम से जिस करुणा का सृजन किया है वह बादल राग में गर्जन, तर्जन, विप्लव और प्रहार में बदल गई है। इसी आधार पर निराला की बादल राग कविता का संबंध प्रकृति के सौंदर्य से है। आगे देखते हैं, बादल राग के रचयिता हैं। बादल राग पूछा जा रहा है, जो रचना बादल राग है वो किसकी है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी है पंत, ऑप्शन सी है निराला, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो बादल राग कविता जो है किसकी है? निराला की है। किसकी रचना है? निराला की है। बादल राग, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, है ना, और राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, ये सब किसकी है? सुमित्रानंद पंत की। धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये। धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी हनुमान, ऑप्शन सी है लक्ष्मण, ऑप्शन डी है विभीषण, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? निराला। क्या हो जाएगा? निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
उपयुक्त पंक्तियां निराला की कृति राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं। इसमें मौजूदा हताशा की, पराजय की, अकेले रह जाने की, है ना, अकेले रह जाने की पीड़ा तथा निराशा का गहरा बोध है। यहाँ निराला ने राम के ही नहीं बल्कि अपने अभावग्रस्त जीवन की भी गहरी अनुभूति को प्रदर्शित किया है। ठीक, आगे देखते हैं। मुक्त छंद के प्रणेता हैं तो ये जो है ऑप्शन ए है निराला, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। मुक्त छंद के प्रणेता निराला जी हैं। मुक्त छंद के प्रणेता निराला जी हैं। निराला की कविता का समारंभ मुक्त वृत्त से होता है। जूही की कली निराला के मतानुसार 1916 की पहली रचना है। जूही की कली 1916 की पहली रचना और यह मुक्तक वृत्त है। मुक्त वृत्त है। मुक्त वृत्त में छंदोबद्ध रचना के तुक, मात्रा आदि के अवरोधक तत्व निशेष हो जाते हैं। निराला की जूही कली उदाहरण है। ऑप्शन ए है मात्रिक छंद का, ऑप्शन बी है वर्णिक छंद का, ऑप्शन सी है मुक्तक छंद का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निराला की जूही की जो कली है वो किसकी है? मुक्तक छंद का उदाहरण है। किसका है? मुक्तक छंद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि को लक्ष्य करके कहा गया है? रबड़ छंद या केचुआ छंद। ऑप्शन ए है दिनकर, ऑप्शन बी है धूमिल, ऑप्शन सी है निराला, ऑप्शन डी है मुक्तिबोध। तो रबड़ या केचुआ छंद के लिए निराला जी जाने जाते हैं। कौन? निराला जी जाने जाते हैं। रबड़ छंद या केचुआ छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है। मुक्त छंद की स्वच्छंद प्रवृत्ति का परिहास करते हुए इसे रबड़ छंद या केचुआ छंद या कंगारू छंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंगारू छंद कहते हैं। किस छंद को? मुक्त छंद को, है ना, मुक्त छंद को। ठीक, इस प्रकार से 76 नंबर का प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। सूर्यकांत त्रिपाठी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। निराला और सुमित्रानंद पंत को मुक्त छंद को हिंदी काव्य में संस्थापित करने का श्रेय है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने कुछ कविताएं मुक्त छंद में रची, जैसे पेशोला की प्रतिध्वनि, परंतु व्यापक रूप से वे मुक्त छंद को स्वीकार ना कर सके। कौन? जयशंकर प्रसाद। ठीक है। निराला की अंतिम कविता है, स्टार्टिंग में आपको बताया गया था, निराला की अंतिम कविता है राम की शक्ति पूजा। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है सरोज स्मृति, ऑप्शन डी है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 77 नंबर का प्रश्न है, राइट आंसर डी हो जाएगा। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, आशा का प्रदीप जलता है, हृदय कुंज में अंधकार पथ एक रस्म से सुझा हुआ है, दिग निर्णय ध्रुव से जैसे नक्षत्र पुंज में। यह जो है 1961 ईस्वी में लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1961 ईस्वी में लिखी गई। इस कविता में एक पंक्ति है, सिद्ध योगियों जैसा या साधारण मानव ताक रहा है भीष्म शेरों के कठिन सेज पर। ठीक है, ये इनका जो इनकी क्या है? अंतिम कविता है। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, आशा का प्रदीप जलता है हृदय कुंज में, अंधकार पथ एक रस्म से सुझा हुआ है, दिग निर्णय ध्रुव से जैसे नक्षत्र पुंज में। ये क्या है? इनकी जो है अंतिम कविता है। प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नो पंक्ति वाली कविता का संबंध है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 78 नंबर का प्रश्न है। तो ये किसका है? प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ भारत में भर दे। ये किसका है? निराला जी का है। किसका है? निराला जी का है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, ये निराला जी का है। ठीक है, आगे देखते हैं। 78 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? व्यंग परक कविता कौन सी है? ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है कुकुरमुत्ता, ऑप्शन सी है सरोजिनी स्मृति, ऑप्शन डी है तोड़ती पत्थर। ये जो है प्रश्न संख्या 79 पूछा गया है कि व्यंग, है ना। तो व्यंग क्या है? कुकुरमुत्ता है। क्या है? कुकुरमुत्ता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निराला जी द्वारा 1941 ईस्वी में रचित व्यंग परक कविता है। कब रची गई? 1941 में, है ना, 41 में, जिसका मूल स्वर प्रगतिवादी है। क्या है? प्रगतिवादी। यह निराला के काव्य संकलन नए पत्ते में संकलित है। किसमें? नए पत्ते में। नए पत्ते किसका संकलन है? निराला जी का काव्य संकलन है और इसी में ये कुकुरमुत्ता संकलित है। आगे देखते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट ये है।
है ना, ये बहुत पूछा जाता है। किसने कहा है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद ने, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा ने, ऑप्शन सी है नंद दुलारी वाजपेयी ने, ऑप्शन डी है नगेंद्र ने। तो ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। राइट आंसर डी हो जाएगा। इसे पढ़ लेते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख कृतियां हैं रीति काव्य की भूमिका, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, अरस्तु का काव्य शास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व, काव्य बिंब, नई समीक्षा। ये सभी क्या है? डॉक्टर नगेंद्र का। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य महादेवी वर्मा के अनुसार देख लेते हैं। छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने। उद्गीत की बात किसने की है? एक शब्द को पकड़ते हैं, उद्गीत। उद्गीत छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का क्या है? उद्गीत है। वर्मा जी, देवी जी ने कहा है, महादेवी वर्मा ने कहा है। रामकुमार वर्मा ने कहा है आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग विलास रहस्यवाद और वही छायावाद है। आत्मा और परमात्मा के गुप्त रहस्यवाद की बात कौन की है? रामकुमार वर्मा ने। प्रकृति जीवन के उद्गीत की बात महादेवी वर्मा ने। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नगेंद्र ने। शांतप्रिय द्विवेदी ने कहा है कि जिस प्रकार मैटर ऑफ फैक्ट मतलब इतवृत्तात्मकता के आगे की चीज छायावाद है। इतवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है। द्विवेदी युग के बाद हमारा क्या आता है? छायावाद आता है ना। तो कहते हैं शांतिप्रिय द्विवेदी जी कि जिस प्रकार मैटर ऑफ फैक्ट इतवृत्तात्मकता कहने का मतलब कि आगे की चीज छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद के आगे की चीज क्या है? रहस्यवाद है। ठीक है, शांतिप्रिय द्विवेदी ने। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। फिर यही कथन आ गया, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र का। जीवन का उद्गीत किसने? महादेवी वर्मा ने कहा है। महादेवी वर्मा ने। शांतप्रिय द्विवेदी ने क्या कहा है? जिस प्रकार मैटर ऑफ फैक्ट के आगे की चीज छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद के आगे की चीज क्या है? रहस्यवाद है। क्या है? रहस्यवाद है। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं, 82 देखते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो ये 2018 में आया था। प्रश्न परीक्षा जो हुई थी 2018 में। डॉक्टर नगेंद्र ऑप्शन है, ऑप्शन बी नंद दुलारी वाजपेयी ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर देवराज ने, ऑप्शन डी है गंगा प्रसाद पांडे ने। तो इसे सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 है, 83 है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? फिर उसी प्रश्न को घुमा के दे दिया गया है। सुमित्रानंद पंत ने ऑप्शन है, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र ने, और देखते हैं ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर जो है डॉक्टर नगेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर का प्रश्न। छायावादी विलायती अव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। ये विलायती शब्द किसने प्रयोग किया है? यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। है ना। तो ये विलायती शब्द का छायावाद विलायती अव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। विलायती शब्द का प्रयोग किसने कहा किया है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, और रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा डी। 85 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? ऑप्शन ए है डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी है बच्चन सिंह, ऑप्शन डी है अंचल। है ना। तो इसमें कौन नहीं है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा नहीं है। कौन नहीं है? राम कुमार वर्मा। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। उनके रूपराशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा आदि काव्य संग्रहों में छायावादी पद्धति की रचनाएं संकलित हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। छायावाद के प्रथम वर्ग के कवियों में कौन कौन आते हैं इन्हें देखते हैं। रामनरेश त्रिपाठी हो गए, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण शर्मा नवीन हो गए, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा। इन सब की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, ये छायावाद के प्रथम वर्ग के कवियों में हो गए। द्वितीय वर्ग के कवियों में हो गए रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो, वियोगी श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र, जनार्दन प्रसाद झा, द्विज गोपाल सिंह नेपाली, केदारनाथ मिश्र, प्रभात आरसी प्रसाद सिंह। ठीक है, तो इतने हो गए द्वितीय। और 86 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 86 नंबर का प्रश्न, जो कि ये लास्ट प्रश्न है आपका ये छायावादी का। फैंटस्माटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जोड़ा गया है? फैंटस्माटा का संबंध हिंदी के
किस काव्य आंदोलन के साथ जोड़ा गया? ऑप्शन है प्रगतिवाद, ऑप्शन बी है छायावाद, ऑप्शन सी है प्रयोगवाद, ऑप्शन डी है नई कविता। तो ये किसके साथ जोड़ा गया है? छायावाद के साथ। किसके साथ? छायावाद। राइट आंसर बी हो जाएगा। फैंटस्माटा का संबंध हिंदी के छायावाद काव्य आंदोलन से जोड़ा गया है। रहस्यवाद के अंतर्भूत रचनाएं पहुंचे हुए पुराने संतों या साधकों की उसी वाणी के अनुकरण पर होती हैं जो तुरीयावस्था या समाधि दशा में नाना रूपों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई मानी जाती थी। उस रूपात्मक आभास को यूरोप में छाया या फैंटस्माटा कहते हैं। ठीक है, उस प्रवृत्तियों का अनुकरण करने के कारण छायावाद का संबंध फैंटस्माटा से जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आधुनिक भारत छायावाद युग के जो है 86 प्रश्नों को देखा। टोटल कितने? 86 प्रश्न। और इनसे जो भी प्रश्न बनते थे, इनसे संबंधित जितनी भी रचनाएं थी, जितने भी रचनाकार थे, जो भी पत्रिकाएं थी, उन सब को हम लोगों ने भली भांति सरलतापूर्वक समझा, अध्ययन किया। आप चाहें तो ये प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन होती है। आप चाहें तो अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए, अपनी तैयारी को निखारने के लिए आप इस क्लास से जुड़ करके प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। यह जो है बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0, TRE 4.0, इसके साथ साथ बिहार एस्टेट सेकंड पेपर के लिए भी उपयोगी है। और जो है सभी राज्यों के TGT, PGT, LT ग्रेड, D SSSB, KVS, NVS, UGC, नेट, JRF इत्यादि हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट आवश्यक है। और जो प्रैक्टिस सेट हम सभी कर रहे हैं, ये घटना चक्र है ना, घटना चक्र है। तो आप इससे जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, स्वयं को परख सकते हैं कि हाँ, हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, अभी मुझे और कितनी तैयारी करनी है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रतिदिन आपको ये जो प्रैक्टिस सेट है ये मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में अपने सुझाव लिखना ना भूलें, अपने सुझाव अवश्य लिखें। आज की क्लास यहीं तक, और अगले दिन फिर अगली क्लास लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।